हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हमारी इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेगमेंट में हमने अभी तक आपको देखे होंगे तो हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का जो राजनीतिक महत्व है वो देखा था। और इसके बाद हमने भूमध्य सागर, लाल सागर को देखा। आज हम अफ्रीका महाद्वीप को ही देखेंगे, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप का हम कौन सा भाग करने वाले हैं? फिजिकल भाग करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और आरंभ करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप बना लें। इस प्रकार से हमारा ये बन गया अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में अब देखते हैं हम कौन सा भाग देखने वाले हैं। तो हम भाग देने देखने वाले हैं इसका भौतिक, फिजिकल। भौतिक में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है। एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एटलस, एटलस रेंज। इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। इसे आप देखते होंगे तो इस वाले भाग को एंटी एटलस कह दिया जाता है, और मध्य के भाग को मध्य एटलस कह दिया जाता है, और पीछे वाली ये पूंछ की तरह कुछ दिखाई देता है, इसलिए इसको पुच्छ एटलस के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि एक रेंज है जो एटलस रेंज है, और इस एटलस रेंज की एक यहाँ पर चोटी है, और इस चोटी का क्या नाम है? तुबकल। और यह है एटलस की हाईएस्ट पीक, है हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस रेंज। रेंज हमने क्या देखा कि एक एटलस रेंज है, और इस एटलस रेंज में एक चोटी है जिसका नाम तुबकुल है, और जो तुबकल हाईएस्ट पीक ऑफ एटलस रेंज, एटलस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आप देखते होंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी चोटियां मिलेंगी, लेकिन इनमें से कुछ, एक यहाँ पे आपको चोटी मिलेगी, और एक आपको यहाँ पर विषुवत रेखा के नीचे, और एक आपको विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ पे चोटी मिलेगी, और एक इस उच्च भूमि, यहाँ पे हम जब आगे बताएंगे, इथोपियन उच्च भूमि, तो यहाँ पर आप एक चोटी मिलेगी। अगर हम इनकी बात करें तो इसको कहते हैं किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। ये माउंट किलिमंजारो है, और ये वाला जो है इसी को माउंट कीनिया, और इसका नाम है माउंट एल्गोन, और इस चोटी का नाम है रास दसान, रास दसान। यह 5895 मीटर ऊंचाई के साथ किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, जो 5895 मीटर ऊंचाई के साथ। अगर हम कीनिया की बात करें तो यह 5199 मीटर ऊंचाई के साथ यह सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका।
इस प्रकार से किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका जो 58-95 मीटर ऊंचाई के साथ है। अगर हम उसकी बात देखें तुबकुल की, तो तुबकुल की ऊंचाई कितनी है? तो ये हमारी तुबकुल की जो ऊंचाई है वह 41-65 मीटर ऊंचाई के साथ यह एटलस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार से आप यहाँ पे आप जब देखते होंगे तो यहाँ पर आपको एक पर्वत मिलता होगा और एक आपको यहाँ पे मिलता होगा। इस प्रकार से दो पर्वत यहाँ पे आपको मिलते होंगे और इन दो पर्वतों में से इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका मितुम्बा का पठार, मितुम्बा पर्वत, और इसका नाम होगा मुसिंगा। तो मितुम्बा और मुसिंगा पर्वत भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक पठार मिलता है और उस पठार का क्या नाम है? जो विषुवत रेखा के ऊपर है और इसको हम कहते हैं अहगर का पठार। तो अहगर पठार, जब आप विषुवत रेखा के नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक फिर पठार मिलता है और इस पठार को हम कहते हैं तिबस्ती का पठार, तिबस्ती का पठार। और फिर इसके बाद जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पठार मिलेगा और उस पठार का नाम है दारफूर का पठार। कौन सा पठार? दारफूर का पठार। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपने यहाँ पे देखा होगा कर्क विषुवत रेखा के पास, तो आपको एक यहाँ पर पठार मिला और इस पठार का नाम क्या है? अदमावा पठार। ये सभी क्या है? पठार। अब इसके बाद जब आएंगे तो देखते होंगे यहाँ पे एक पठार मिलेगा आपको और इस पठार का नाम क्या है? कटांगा, कटांगा पठार। जब आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे दो नीचे मिलेंगे, एक स्वातबर्ग और एक ड्रैकनबर्ग। तो इसका नाम क्या है? स्वातबर्ग और इसका नाम है ड्रैकनबर्ग पठार या उच्च भूमि। इस प्रकार से हमें, और एक यहाँ पे देखने को मिलता है, इसको हम क्या क्या बोलते हैं? इथोपियन। इथोपिया का पठार या उच्च भूमि क्षेत्र। जो अहगर का पठार है, अगर अहगर के पठार की बात करें तो इस पर सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। अहगर पठार के अंदर सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ताहत, जो 3003 मीटर ऊंचाई के साथ अहगर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। नाम क्या है? ताहत। इसके बाद अगर हम देखें, ताहत के बाद अगर कोई देखना है, अगर अहगर पठार के बाद, तो हम इथोपियन पठार को देख सकते हैं। तो ये इथोपियन जो है ना, वो अगर उच्च भूमि पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे ऊंचा है, अफ्रीका में सबसे ऊंचा है। और ऊंचा होने की वजह से इसे अफ्रीका की क्या कहते हैं? तो अफ्रीका की इसे छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ्रीका की छत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पठारी क्षेत्रों में सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र है, इसलिए इसको अफ्रीका की छत कहा जाता है। अफ्रीका छत, अफ्रीका की छत। इस प्रकार से हमने पर्वत देखे, पठार देखे, अब हम मैदान देखते हैं। अभी मरुस्थल भी देखेंगे। तो हम अगर इसी में मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में यहीं पे आपको देखते होंगे। अभी हम ये जो अन्य पठार हैं, जब हम संसाधन पढ़ेंगे तो कटांगा का भी देखेंगे और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जो अन्य क्षेत्र हैं उनको भी देखेंगे। तो ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे इनको, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यही दो थे, ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी स्थिति देख लीजिए, इसके बाद हम आगे करवाएंगे जब हम संसाधन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने पर्वत पठार
देख लिए जितनी हमें जरूरत थी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं मरुस्थल, तो इसको इरेज करें। ये हमारी क्या है, कर्क रेखा, ये हमारी विषुवत रेखा, और ये हमारी मकर रेखा। अगर मरुस्थल की बात करें तो जो हमारा ये क्षेत्र है, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो ये क्या है, मरुस्थली है, मरुस्थली क्षेत्र है पूरा। यहाँ पे पूरा क्या है, तो यहाँ पे पूरा मरुस्थल है, और इसी को हम सहारा का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, सहारा मरुस्थल। क्या कहते हैं, सहारा का मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर हम इसी के नीचे देखें तो ये विषुवत है, तो विषुवत के 10 या 15 20 तक क्या होती है, अधिक वर्षा क्षेत्र होती है। क्या होती है, अधिक वर्षा क्षेत्र होती है। तो हम देखें कि यहाँ पर इससे 10 डिग्री 15 डिग्री ऊपर, इससे 10 डिग्री 15 डिग्री नीचे। तो अगर हम देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, जब हम आगे अभी करने वाले हैं सिद्धांत, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बारिश क्यों होती है, क्योंकि विषुवतीय रेखा पर अधिक टेम्परेचर होता है, तो वाइपर ज्यादा होगा, जब वाइपर ज्यादा होता है तो यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, और जब बारिश ज्यादा होगी तो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, घने क्षेत्र पाए जाएंगे, घने घने वन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, विषुवतीय वन, विषुवतीय वर्षा वन। क्या पाया जाता है, विषुवतीय वर्षा वन, विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र। लेकिन जो इससे जाएगा तो यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन इतनी बारिश नहीं होगी, यहाँ भी बारिश कम होगी। तो इन दोनों क्षेत्रों को आपने ऊपर की जो इस क्षेत्र को देखा होगा, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, आपने देखा होगा साहेल, जब आप एटलस खोलेंगे तो आपको यहाँ पे लिखा होगा साहेल, तो साहेल यही क्षेत्र क्या है हमारा, सवाना, सवाना घास के क्षेत्र, सवाना घास के क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारी मोटी और सूखी घास क्षेत्र पाई जाती है, जिसको हम सवाना घास क्षेत्र कहते हैं। ये सवाना घास क्षेत्र कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय, कैसी है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र है। और यहाँ पर उष्ण है, इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर, लगभग 7 या 6.5 सेंटीमीटर के समथिंग प्रतिवर्ष वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा बारिश न होने की वजह से यहाँ पर क्या है, मोटी मोटी घास क्षेत्र आती है, जिसको हम सवाना घास क्षेत्र कहते हैं। और इसके विषुवतीय वर्षा वन के उत्तर में भी और दक्षिण में भी, भाई यहाँ भी बारिश वही वही स्थिति हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी सेम चीज, सवाना घास क्षेत्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाएगा। तो आपने देखा कि नॉर्थ में हमारा सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के नीचे घास क्षेत्र, घास क्षेत्र के नीचे आप देखेंगे तो विषुवतीय वर्षावन क्षेत्र, और विषुवतीय वर्षावन के क्षेत्र के बाद फिर सवाना, और इसके नीचे फिर आपको मरुस्थल मिलेगा। और आपने देखा होगा इस मरुस्थल में एक यहाँ पे नूबिया का मरुस्थल या नामिब मरुस्थल, और एक यहाँ पे आपको मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है कालाहारी, कालाहारी, कालाहारी का मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल की बात अगर हम करें तो ये सेकंड, यानी कि अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड सबसे बड़ा
दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। ये अगर हम नूबिया मरुस्थल की बात करें तो जो नामिब मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल? नाबिम मरुस्थल। तो नाबिम मरुस्थल की बात करें तो नाबिम मरुस्थल में हम कह सकते हैं कि ये दक्षिण अफ्रीका यानी कि दक्षिणी भाग का, तो दक्षिणी भाग में हम कहेंगे तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना, सबसे पुराना दक्षिण अफ्रीका का सबसे पुराना है और सही है, ये काफी हद तक सही मरुस्थल साबित होता है। रीजन है यहाँ पर लगभग 7.9 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा हो जाती है, जिस वजह से यह काफी सही है इन मरुस्थलों की अपेक्षा। और ये तटीय क्षेत्र में है, इसलिए तटीय वर्षा भी इन क्षेत्रों में होती है। तटीय वर्षा क्यों होती है, तो अभी जब हम सिद्धांत करेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर ये तटीय वर्षा होती है। तो ये सबसे पुराना है दक्षिण अफ्रीका का, काफी हद तक सही है क्योंकि इस पर 7.9 सेंटी लगभग कितने 8 सेंटीमीटर तक की वर्षा, लगभग 8 सेंटीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष हो जाती है। अगर हम कालाहारी की बात करें तो यहाँ पर आपने शुतुरमुर्ग देखा होगा, तो इसी कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल के अगर हम पूर्व की ओर देखें तो यहाँ पर आपको दो मरुस्थल मिलेंगे, एक लीबिया का मरुस्थल और दूसरा नूबियन का मरुस्थल। तो ये जो है लीबिया का मरुस्थल और ये है नूबियन का मरुस्थल। तो नूबियन मरुस्थल और लीबिया मरुस्थल ये कहाँ है, तो ये पूर्व में है, अफ्रीका के पूर्व में है, इसलिए इन मरुस्थलों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर कह दिया जाता है पूर्वी मरुस्थल। पूर्व होने की वजह से पूर्वी मरुस्थल कह दिया जाता है। और जब यहाँ से नील नदी जाती है, अभी हम आगे करने वाले हैं, जब यहाँ से नील नदी जाती है तो इस पूर्वी मरुस्थल के एक छोटे से भाग को क्या करती है, वो छोटे से भूभाग को उपजाऊ बना देती है। और यही जब मिस्र में जाता है, जब ये छोटे भूभाग को क्या कर देती है, मरुस्थल है और छोटे भूभाग मरुस्थल को क्या कर देती है, उपजाऊ बना देती है। कौन सी नदी? नील नदी। इसलिए मिस्र में इस नदी को, नील नदी को क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह मरुस्थल में भूमि को क्या करती है, उपजाऊ करती है। इस प्रकार से हमने देखा, हमने क्या देखा कि जो विश्वती वन क्षेत्र है, विश्वती वन क्षेत्र के उत्तर में, विश्वती वन क्षेत्र के उत्तर में आपको क्या मिला, सवाना घास क्षेत्र, और दक्षिण में सवाना घास क्षेत्र। अगर सवाना घास क्षेत्र के उत्तर में मरुस्थल और सवाना घास क्षेत्र के दक्षिण में मरुस्थल, तो इस प्रकार से हम मरुस्थल की बात कर ली। इसके बाद मरुस्थल के बाद अगर हम नदी तंत्र की बात करें, झील की बात करें, तो देखें कैसे देखते हैं। तो ये बात, अगर नदी तंत्र की बात करें तो सबसे पहले हम झील की बात करेंगे, नदी तंत्र बाद में। तो पहले हम झील देखते हैं। तो सबसे पहले एक आपको यहाँ पे झील मिलेगी, इसके बाद आपको एक यहाँ पे झील मिलेगी, इसका नाम है चाड़। क्या नाम है? चाड़। चाड़ की झील। और इसका नाम है टाना, टाना की झील। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक यहाँ पे झील मिलेगी जो विषुवत रेखा पर भी कुछ भाग स्थित है, विक्टोरिया झील। और यहाँ पे आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है एल्बर्ट। और एल्बर्ट के बाद आपकी आती है एडवर्ड। एडवर्ड के बाद क्यू, क्यू के बाद आपकी आती है तांग्यानिका। और तांग्यानिका के बाद आती है एक
तांगेनिका, और तांगेनिका के बाद आती है आपकी एक झील जिसका नाम है मलावी। इसका नाम क्या है? मलावी, या इसी को न्यासा कहा जाता है। और यहीं पर एक झील और मिलती है, न्यासा। इसके बाद इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है तांग्यानिका। इसको क्या कहा जाता है? कीयू। ये कौन सी नदी है? तो इस नदी को कहा जाता है एडवर्ड एडवर्ड झील, और इसको कहा जाता है एल्बर्ट। तो एल्बर्ट झील हो गई, एडवर्ड हो गई, कीयू हो गई, कीयू के बाद तांग्यानिका हो गई, और मलावी हो गई। अगर और यहाँ पर कौन सी झील है? तो ये आपकी है विक्टोरिया। अगर अफ्रीका की सबसे बड़ी बात करें तो यही है, सबसे विक्टोरिया सबसे बड़ी। ये किसकी बात हो रही है? हमारी झील। तो हमने किस प्रकार से कुछ झीलें देखी, एक चार की झील, दूसरी टाना की झील, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीयू, तांग्यानिका, मलावी और विक्टोरिया। विक्टोरिया जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अब हम देखते हैं नदियों के बारे में, तो हम दक्षिण से ही देख लें। तो अगर हम दक्षिण में देखें तो सबसे पहले एक यहाँ नदी आती है, और उस नदी का नाम है ऑरेंज नदी। कौन सी नदी? तो इसका नाम है ऑरेंज नदी, और इसकी एक सहायक नदी है, और इसकी सहायक नदी का नाम है वाल। तो इसको क्या बोलते हैं? वाल। और इसको क्या कहते हैं? ऑरेंज, ऑरेंज नदी। अगर इस ऑरेंज नदी की बात करें तो ये कहाँ गिरती है? तो यहाँ पर कौन सा सागर है? अटलांटिक सागर, और यहाँ हिंद महासागर है। यहाँ भी इंडियन ओशन, और यहाँ पर अटलांटिक। अगर हम अटलांटिक को देखते हैं तो किस आकार का है? एस आकार का है। तो ऊपर नॉर्थ और दक्षिण, तो हम नीचे क्या कह सकते हैं कि दक्षिण। तो ये कौन से अटलांटिक में? तो दक्षिण अटलांटिक में। ये हमारी कहाँ गिरती है? तो दक्षिण अटलांटिक में गिरती है। और इसकी सहायक नदी की बात कर ले, ऑरेंज की सहायक नदी, तो सहायक नदी कौन सी है? तो आपने देखा ही है कौन सी है, वाल है। और अगर इसकी एक प्रमुखता देखी जाए तो इस ऑरेंज नदी की प्रमुखता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? इस नदी पर डायमंड मिलता है। क्या मिलता है? इस नदी पर डायमंड मिलता है। अगर इसी के बाद यहाँ पे देखें तो एक नदी आती है, और उस नदी का नाम है लिम्पोपो। और ये कौन सी नदी है? तो इसका नाम है लिम्पोपो। इसके बारे में भी देखेंगे। और एक यहाँ से नदी आती है, और इसका नाम है जम्बेजी। कौन सी नदी? जम्बेजी नदी। अगर हम जम्बेजी और इस लिम्पोपो की बात करें तो लिम्पोपो नदी, ये देखते हैं ना, ये हमारी कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो लिम्पोपो सबसे पहले क्या किया? मकर रेखा को दो बार काटा, एक ये काटा और दूसरी बार ये काटा। तो लिम्पोपो को दो बार काटती है, यानी मकर रेखा को दो बार काटा, काटती है, मकर रेखा को दो बार काटती है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर देश कौन सा है? जिम्बाब्वे। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका, तो सीमा बनाती है। तो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की क्या बनाती है? सीमा भी बनाती है। कौन? लिम्पोपो नदी। और इसके बाद अगर एक अंतिम पॉइंट देखें तो यह है मोजाम्बिक। कहाँ? मोजाम्बिक चैनल, या यहीं पर एक खाड़ी है, और उस खाड़ी का नाम क्या है? डेलगार्डो की खाड़ी। तो ये लिम्पोपो नदी
मोजाम्बिक चैनल में कहें या फिर डेलगाडो की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। जो जम्बेजी नदी की बात करें तो जम्बेजी नदी जब यहाँ से आती है तो यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है। जब यहाँ से नीचे गिरेगी तो एक जलप्रपात बनाती है और उस जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है? तो यहाँ पे एक जलप्रपात बनाती है और उस जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात। अगर इसी विक्टोरिया जलप्रपात के बाद इसी के आगे जब आएंगे तो एक यहाँ पर बांध आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? यहाँ पर एक बांध दिखेगा और इस बांध का नाम है करीबा। क्या है? करीबा बांध। क्या नाम है इसका? करीबा बांध। और करीबा बांध जब बांध बनेगी तो मैंने बताया था कि झील दो प्रकार से निर्मित हो सकती हैं। एक प्राकृतिक जो प्रकृति से बनी और दूसरी मैन मेड। तो यहाँ पर एक जब यहाँ पे बांध बनेगा तो क्या पीछे पानी रुकेगा? अगर वो पानी विशाल हो गया, काफी ज्यादा तक हो गया तो क्या हो जाएगा? वहां पे एक झील का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरह इस करीबा बांध में भी ऐसे ही करके एक यहाँ पे काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और मैन मेड झील का निर्माण हो जाता है। कहाँ पे? करीबा बांध पर। और उसको हम कौन सी झील कहते हैं? तो इसका नाम क्या है? करीबा झील। इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो करीबा झील से ही जानते हैं। जब विक्टोरिया ये जम्बेजी नदी आई तो पहले विक्टोरिया जलप्रपात बनाती है, फिर ये झील करीबा झील। क्यों? क्योंकि करीबा बांध बना। और इसके बाद ये जम्बेजी नदी कहाँ? इंडियन ओशन में आके गिर जाती है। और इसे कह सकते हैं हम कि यह है जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा बनाती है। जिस प्रकार से लिम्पोपो दक्षिण अमेरिका और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बना रही थी, वैसे ही यह जो है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच सीमा बना रही। तो हमने दक्षिण की देख ली कौन सी? हमने जम्बेजी देख ली, लिम्पोपो देख ली और ऑरेंज वॉल नदी देख ली। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दो नदी देखने को मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट है। एक ये नदी और एक ये नदी। अगर हम इस नदी की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है नाइजर। कौन सी नदी है? यह नाइजर नदी है। नाइजर नदी। और इसी नाइजर नदी की बात करें तो यहाँ पर एक इस पर बांध बनाया जाता है और इस बांध का नाम क्या होता है? कैंजी बांध। कैंजी बांध। और इसी कैंजी के पीछे जब बांध बना तो यहाँ पे एक जलाशय बनता है और उस जलाशय का नाम क्या है? तो उस जलाशय का नाम है कैंजी जलाशय। कैंजी जलाशय। क्या नाम है? कैंजी जलाशय। इस प्रकार से यह हमारी नाइजर नदी। और इसके बाद ये नदी के तो यहाँ पर कुछ खास है नहीं तो इसको हम याद न कर सकते हैं। ये कौन सी नदी है? बोल्टा। कौन सी नदी है? बोल्टा। जो गिनी की खाड़ी में आकर के गिरती है। मैं बताया था ना गिनी की खाड़ी, तो वहां आकर के गिरती है। इसके बाद एक नदी और बचती है। मैं थोड़ा सा इतना आप नोट कर लिए तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। और यहाँ पे भी थोड़ा सा तो यहाँ पे एक नदी आती है। इसे हम 4 लिख दे रहे हैं, 4 कीजिए। तो यहाँ पे एक नदी जाती है और इस नदी का नाम क्या है? कांगो। क्या नदी का नाम है? कांगो नदी देख रहे हैं आप विषुवत रेखा को क्या कर रही है? 2 बार काट रही है। तो ये कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है कांगो।
जब आप विषुवत रेखा को जाती है और 2 बार काटती है और फिर वापस आके दोबारा जब काटती है, तो उसके पहले और बाद में भी बहुत सारी नदियाँ जो है ना, इसकी बहुत सारी नदियाँ दोनों तरफ से आकर के क्या करती हैं? मिलती हैं। बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं और यहाँ पर क्या बनाती हैं? नदी बेसिन का निर्माण करती हैं और इस पूरे नदी बेसिन को क्या कहा जाता है? कांगो बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा कहलाता है? कांगो बेसिन। तो कांगो बेसिन का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ? कांगो ही नदी के द्वारा हुआ और कहाँ पर? लगभग विषुवतीय रेखा के आसपास, क्योंकि ये विषुवतीय रेखा के आसपास चलती भी है और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये इसमें ये भी लिख सकते हैं कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटना। इस प्रकार से हमने देखा कांगो बेसिन, कांगो नदी विषुवत रेखा और 2 बार काटती है। इसके बाद और इसकी बात करें तो ये जो नदी है, कैसी नदी है कांगो नदी? नौवहनीय नदी है। नौवहनीय मतलब इस पर हम नेविगेशन भी कर सकते हैं। तो कैसी नदी है कांगो? नौवहनीय है। नौवहनीय कांगो नदी और जब हम लास्ट नदी करने वाले हैं यहाँ पे नील, तो नील और कांगो 2 ही ऐसी नदियां हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर नौवहनीय है। नहीं है तो बहुत सारी नदियां, पर कोई ऐसी नदी नहीं जिस पर नेविगेशन किया जा सके। और इसकी बात करें तो अगर ये कांगो से, तो इसे हम किस नाम से, अन्य नाम क्या है इसका? जायरे भी बोलते हैं इसको। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, कांगो को ही जायरे नदी कहते हैं। अगर इसके बात भी करें तो हम आपने सुना होगा कि जो नील नदी है वो अफ्रीका की ही नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की ही सबसे लंबी नदी। तो हमने देखा कि ये जो कांगो बेसिन, कांगो नदी है, तो ये कांगो नदी भी क्या है? सेकेंड सबसे लंबी, अफ्रीका महाद्वीप की, विश्व की नहीं। विश्व की और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, लेकिन यह जो है दूसरी सबसे लंबी, सेकेंड सबसे लंबी। कांगो सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी, कहाँ? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। दूसरी सबसे लंबी नदी अफ्रीका। और इसकी एक बात करें तो यह है, आपने अमेजन नदी सुना होगा। अमेजन नदी जो मैंने पढ़ाया है, तो अमेजन नदी वो क्या है? विश्व का सबसे बड़ी नदी है, यानी कि सबसे ज्यादा जल प्रवाह करता है। तो जल प्रवाह की इस चीज से देखें ना, अगर हम जल प्रवाह की बात करें तो जल प्रवाह की स्थिति को देख कर देखें तो ये जो जायरे या कांगे है वो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी। जल प्रवाह की दृष्टि से अमेरिका में, जो दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है, उसके बाद किसका नाम आता है? कांगो नदी का। तो इस प्रकार से हमने कांगो को देखा। कांगो के बाद हम देखते हैं नील नदी, जो आज हमारी अंतिम नदी होगी। अगर हम नील नदी की बात करें तो देखते हैं कि आप यहाँ जो विक्टोरिया झील है, इस झील से एक नदी आती है और इस नदी का नाम होता है सफेद नील। कौन सी नदी? सफेद नील। इसे क्या बोलते हैं? सफेद नील, व्हाइट नाइल। और ये जो टाना झील है, इस टाना झील से एक नदी निकलती है और इस नदी का क्या नाम है? टाना झील से जो नदी निकलती है उसका नाम है नीली नील। नीली नील। विक्टोरिया से सफेद नील, टाना झील से जो है नीली नील, और ये जो दोनों जाकर के सूडान देश में मिलती हैं। और वहां पर सूडान में कहाँ पे मिलती हैं? तो सूडान में ये मिलती हैं खार्तूम नामक जो है, नामक शहर पे, खार्तूम नामक स्थान पर मिलती हैं। खार्तूम। और फिर ये दोनों एक होकर के नील नदी बनती हैं और यह आगे जाती हैं और विषुवत रेखा के पास देखते हैं, क्षमा चाहता हूँ, कर्क रेखा के पास देखते हैं। तो कर्क रेखा के पास हमने देखा तो यहाँ पे एक बांध बनता है और इस बांध का नाम है आसवान बांध। तो आसवान बांध नील नदी पर कौन सा बांध बना? आसवान बांध।
तो जब बांध बनेगा तो पानी रुकेगा। हो सकता है कम रुके तो ठीक है जलाशय, अगर बहुत ज्यादा रुक गया तो झील। तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, और इसी झील का जो नाम है उसका नाम पड़ जाता है क्या? नासिर झील। नासिर। सफेद नील विक्टोरिया झील से निकली, और टाना झील से नीली नील दोनों गई तो सूडान के खार्तूम शहर पर मिलती हैं, और आगे जा करके यह कर्क रेखा के पास एक बांध बनता है जिसका नाम है आसवान बांध। और इसी आसवान बांध के बनने से ये झील बनती है जिसका नाम है नासिर झील, और यह फिर अपनी चलती रहती है, और यहीं एक शहर में जिसका नाम क्या है, कायरो शहर से होकर के जाती है, और यहीं पर मिस्र की राजधानी काहिरा है, और यहीं पर वो क्या बनाती है, काहिरा के आसपास वो डेल्टा का निर्माण करती है। और इसके डेल्टा के मुहाने पर एक शहर है जिसको हम क्या बोलते हैं, अल सिकंदरिया। तो इस प्रकार से नील नदी जा करके भूमध्य सागर में, ये कहाँ जाके गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। इस प्रकार से हमारी नील नदी। अगर नील नदी की और हम बात करें, नील नदी नाइल नदी की बात करें, तो हमने क्या देखा कि यह विक्टोरिया झील से निकली, टाना झील से निकली, सफेद और नील, सफेद और नीली नील, और खार्तूम में मिली, नासिर झील बनी, आसवान बांध बना, और ये जाकर के निकली। तो इनमें से कुछ पॉइंट लिख लीजिए। तो इसे इजिप्ट का, किसका, इसे इजिप्ट यानी कि मिस्र का क्या कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ नाइल। गिफ्ट ऑफ नाइल। इजिप्ट का वरदान मैंने बताया क्यों, क्योंकि यह पूर्वी मरुस्थल के कुछ भाग को क्या करती है, उपजाऊ बनाती है, इसलिए इजिप्ट गिफ्ट ऑफ नाइल। इजिप्ट को क्या कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ नाइल। और इसके बाद देखते हैं, तो ये जब जाती है तो एक शहर पड़ता है कायरो। तो ये कायरो शहर से होकर के गुजरती है, तो इसके पास, ये कायरो शहर के पास से गुजरती है। इसके बाद और एक पॉइंट देखें तो इसमें लिख सकते हैं कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी। और क्या लिख सकते हैं, इसके जो डेल्टा बनाती है, जहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो डेल्टा के मुहाने पर एक शहर है, मुहाने पर एक शहर है जिसका नाम है अलेक्सड्रिया। अलेक्सड्रिया नाम का शहर है जिसको आज हम किस अल जिसको जिसका अन्य नाम क्या है, अल सिकंदरिया। आज इसका नाम अलेक्सड्रिया है, लेकिन ये किस नाम से जाना जाता है, और अन्य नाम क्या है, तो अल सिकंदरिया। अल सिकंदरिया के नाम से भी जाना। इस प्रकार से हमने नदियां भी देखी, पर्वत भी देख लिए, पठार भी देखा, और झील भी देख लिए, मरुस्थल भी देखा, और नदियां भी देख ली। तो अभी हमने देखा इसमें ना, तो इसमें जो बांध बनाकर जो झीलें बनी, जैसे करीबा, करीबा बांध बनाया, करीबा झील बनी। हाँ, आपने यहाँ पे नील नदी पर बनाया, नील नदी पर कौन सी बनी, आसवान बांध बना के नासिर झील बनाया। तो इस प्रकार से जो हम क्या किए, यहाँ पे हमने कैंजी बांध बनाया, कैंजी जलाशय बनाया। तो जिस प्रकार से हमने नदियों पर बांध बना के और झील का निर्माण किया, तो ये तो हमारी मैन मेड, मैंने जब आपको पढ़ाया था झीलों में कि एक मैन मेड होती है और एक नेचुरल तरीके से मिलती है, तो आपने आज देख लिया। तो हम कह सकते हैं ना कि मैन मेड झील के उदाहरण नासिर झील, करीबा झील और कैंजी जलाशय। और जो ये से चार थी, एल्बर्ट थी, विक्टोरिया थी, टाना थी, क्यू थी, एडवर्ड थी, और तांग्यानिका, मलावी, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक झीलें। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। आप एक चीज इस पे और देख सकते हैं, इस पर एक चीज क्या देख सकते हैं, जो हम थोड़ा सा हमें उसमें बता देना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक, कोई बात नहीं। आपने यहाँ पे देखा क्या, रास दासान चोटी,
हाँ, यहाँ पे राजदसन चोटी देखी है। यहाँ पे हमने तांग्यानी किलीमंजारो देखी है। यहाँ पे हमने कीनिया देखी है। यहाँ पे हमने एल्गोन देखा है और यहीं पे हमने इथोपियन उच्च भूमि क्षेत्र भी देखा है। तो जो यहाँ पे एक महान दरार है, महान दरार घाटी जो मोजाम्बिक तक जाती है और ये यूरोप में एक काला काला सागर है, वहां से ये ऐसे करके एक महान दरार घाटी है। क्या है? महान दरार घाटी है। महान दरार घाटी कैसी होती है? तो महान दरार घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो जब प्लेट डाइवर्जन होता है, घाटियों का निर्माण कैसे होती है? भ्रंश भ्रंश होती है। मैंने पढ़ाया था ना कि जब हमारी दो प्लेटें क्या करती हैं, डाइवर्जन की स्थिति में होती हैं, तो वो धंस जाता है। तो ये धंसा होगा और उसी धंसा से ऊपर से लावा निकला और लावा कहाँ आया? सतह पर आया। तो उसी उसी की वजह से यहाँ पर जो इथोपियन उच्च भूमि है, वो उसे अफ्रीका की छत कहा जाता है। और ये जो ऊंचाई पर जो है किलिमंजारो और अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं, तो वो किसकी वजह से बनी है? तो इसी दरार घाटी से के कारण जो निकला हुआ लावा है। तो यहाँ पर एक महान दरार घाटी भी है जो कहाँ तक की फैली हुई है? तो काला सागर, यूरोप के काला सागर से यहाँ मोजाम्बिक तक। कहाँ तक? मोजाम्बिक तक। तो इतना ही इसको याद करना उचित है। तो आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।